औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my 6th lecture for the students of BS English 2nd semester. Today my topic is prose in romantic age. Dear students, you know that in the previous lecture we discussed romantic age and the poets of romantic age. Now in this lecture we shall talk about the prose writers of romantic age. So let us start our lecture. आज हम लेक्चर नंबर 6 में रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स का जिक्र पढ़ेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने रोमांटिक एज को तफसील से पढ़ा, रोमांटिक एज के पोइट्स को तफसील से पढ़ा। आज इसके प्रोज राइटर्स का जिक्र पढ़ेंगे। तो एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है जी रोमांटिक एज का जी, और उम्मीद है कि फोकस काफ़ी क्लियर है। द पीरियड बिटवीन 1780 and 1830 is properly known as the Romantic Age. The Romantic period is the most fruitful period in the history of English literature. स्टूडेंट इस पहले फ़िक्रे में जो डेट इस्तेमाल हुई 1780, इसे ज़रा ज़हन में रखिएगा क्योंकि अगले फ़िक्रे में हम जो डेट पढ़ेंगे इन दोनों में इख्तलाफ है, फ़र्क है। लेकिन चूँकि हम रोमांटिक एज का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं तो इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ जनरली बिलीव दैट द रोमांटिक मूवमेंट बिगेन इन 1798 with the publication of the lyrical ballads by William Wordsworth and Coleridge and famous preface by Wordsworth which he wrote as a manifesto of the new form of poetry। जी, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि वैसे तो 1780 में रोमांटिक एज का आगाज़ हो चुका था। इस दौर में जो पोइट्स, जो राइटर्स लिख रहे थे, उन्होंने क्लासिक्स के तौर तरीक़ों को, रिवायात को खैर बात कह दिया था। लेकिन 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुए विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की बाहमी काविशों से, तो तब से रोमांटिक एज ऑफिशियली शुरू होती है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, यूँ कह लेते हैं समझने के लिए। तो इस डिजिट को 1798 को हम जहन में रखेंगे क्योंकि यही ज़्यादा मुस्तनिद है। ओके, नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। In the first edition of preface, Wordsworth did not touch upon any form of romantic poetry except simplicity and naturalness of language। इसको भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सिंपल लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल, देहाती लोगों की सादा ज़ुबान को अपनाया शायरी के लिए और उन्हीं को अपना थीम बनाया पोइट्री के लिए। रिटर्न टू नेचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। रिटर्न टू नेचर दावा था रोमांटिक्स का, उनका ख्याल था कि हमें फितरत की तरफ वापस आ जाना चाहिए। People were suffocated with the restricted rules and regulations of the classical age. They were in search of freshness of nature. They wanted to return to the free and refreshing life of the world of leaves and flowers. कहा गया कि लोग क्लासिकल एज के रूल्स एंड रेगुलेशन से, सफोकेशन से तंग आए हुए थे और वो फूलों और रंगों की तरफ वापस आना चाहते थे। द रोमांटिक मूवमेंट बिगेन एज रिएक्शन अगेंस्ट द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सूडो क्लासिक्स। और क्लासिकल दौर के पोइट्स का, राइटर्स का जो भी आर्टिफिशियल स्टाइल था, शहरी ज़िंदगी का जिक्र था उनकी शायरी में, लोग उससे उकता चुके थे, उसको छोड़ना चाहते थे। The revolt against the classical school was started by writers like Chatterton, Collins, Gay,
Burns and Cooper etc. It reached its climax during this period. यानी जो राइटर्स का नाम लिया गया है, चर्चसन, कॉलिंस, ग्रे और बर्न्स वगैरह, इन लोगों ने 1780 से ऑनवर्ड्स लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें वो मकाम हासिल ना हो सका जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली और कीट्स वगैरह को हासिल हुआ। अलबत्ता ये शायर भी, ये राइटर्स भी रोमांटिक एज में अपना हिस्सा रखते हैं। The revolt against the classical school was in keeping with the political and social revolt of the time. The French Revolution and the American War of Independence was a protest against the tyranny of social and political domination. इस पॉइंट का हमने जिक्र पहले पढ़ा था कि रोमांटिक एज का बैकग्राउंड क्या था। उसके पीछे मुहर्रिक था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंसानियत की तज़लील देखी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान गरीबों पर जुल्म देखा, तो उसने ऑब्ज़र्व किया, बाकी पोइट्स ने, राइटर्स ने भी ऑब्ज़र्व किया कि हर मुआशरे में, यूरोप में अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। गरीब की हक तलफ़ी होती थी, उसे उसका हक अदा नहीं किया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज़ इसी बिना पर हुआ। तो जब मुआशरे में ये हालात थे, रिवोल्ट था, बगावत थी, तो शायरी में भी रिवोल्ट और बगावत की गई। इन लोगों ने भी पुरानी रिवायात को, पुरानी ग़ुलामी को मानने से इनकार किया। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसी हद तक रोमांटिक रेवोल्यूशन की बुनियाद बनती है। The American War of Independence proclaimed that a nation was the master of its destiny, just as liberty of an individual was the watchword of French Revolution and liberty of a nation from foreign domination was the watchword of American War of Independence. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों का दावा था कि हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रहनुमाई करने वालों का दावा था कि किसी भी कौम को गैर मुल्कियों की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहिए। इन द सेम वे, इसी तरह से लिबर्टी ऑफ द पोइट फ्रॉम द टायरनी ऑफ लिटरेरी रूल्स एंड कन्वेंशंस वाज अ वॉचवर्ड ऑफ द न्यू लिटरेरी मूवमेंट। तो इसी तरह से इस नई तहरीक का दावा क्या था कि एक शायर को आज़ादी होनी चाहिए, लिटरेरी रूल्स से और कन्वेंशंस से आज़ादी होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, कीट्स, चार्ल्स लैम, विलियम हैज़लिट, जेन ऑस्टन एंड शैले बिलोंग टू दिस पीरियड। ये शायर इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज, यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दर्ज हैं रोमांटिक एज की। मैं सिर्फ इनको मुख्तसर पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनका जिक्र हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, और अगर हम इनकी तफसील में जाते हैं तो आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रोमांटिक रिवाइवल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। तो रोमांटिक रिवाइवल की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियाँ क्या थी? नंबर 1, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इन द पोइट्री। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कॉल था जी कि शायरी क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी जो फीलिंग्स आपकी ज़ात में है उन्हें अज खुद बाहर आने दो, उन पर कोई रोक, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, उन पर शायरी के कानून कायदों की बंदिश ना हो। रोमांटिक लिटरेचर इज़ मार्क्ड बाय इट्स सब्जेक्टिविटी। और रोमांटिक लिटरेचर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी खूबी क्या थी? ये सब्जेक्टिव था। शायर अपने नुक्ता नज़र से देखता था, अपनी सोच का इजहार करता था। मिस्टिसिज्म एंड ब्यूटी ऑफ नेचर इसका बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था। शायर ब्यूटी ऑफ नेचर से मुतल्लिक लिख रहे थे और मिस्टिसिज्म का जिक्र था। पेसिमिज्म इन टोन, हाँ उनकी टोन में, लहजे में कुछ पेसिमिज्म भी था। जॉन कीट्स का लहजा पेसिमिज्म के हवाले से सफ़े अव्वल पर है, सर फहरिस्त है। जेस्ट फॉर ब्यूटीज़, और ब्यूटी से मुतल्लिक, खूबसूरती की किसी भी सूरत से मुतल्लिक जोश, जज्बा उस दौर के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। रोमांटिक प्रोज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम प्रोज की तरफ आ रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वो तो रोमांटिसिज्म का, रोमांटिक एज का इंट्रोडक्शन था, तारुफ था, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
आज हम प्रोस पर तवज्जो देंगे। दो द रोमांटिक पीरियड स्पेशलाइज्ड इन पोइट्री एंड वी हैव ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली एंड कीट्स, बट देयर आल्सो अपीयर्ड अ फ्यू प्रोस राइटर्स ऑन द लिटरेरी कैनन ऑफ रोमांटिक एरा। यानी कहा गया कि रोमांटिक एज वैसे तो अपने पोइट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इनमें कुछ प्रोज राइटर्स भी हैं और उन्होंने भी अपने हिस्से का काम किया और बड़ा अच्छा काम किया था, लिहाजा हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोज राइटर्स लाइक चार्ल्स लैम्ब, हैज़लिट एंड थॉमस डी क्विंसी रैंक वेरी हाई। चार्ल्स लैम्ब, हैज़लिट और थॉमस डी क्विंसी को बड़ी अहमियत हासिल है रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स में। ऑल्दो देयर वाज नो रिवोल्ट ऑफ प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज अगेंस्ट द राइटर्स ऑफ 18th सेंचुरी। जी, ये बड़ी अहम बात है। हमने देखा कि जो पोइट्स थे रोमांटिक एज के, उन्होंने तो एक ज़बरदस्त रिवोल्ट, बगावत की हुई थी क्लासिक्स के ख़िलाफ़, लेकिन इसी दौर के प्रोज राइटर्स का, रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स का कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ नहीं था क्लासिकल एज के राइटर्स के साथ। वो उनके बनाए हुए कानून, कायदों और असूलों के ख़िलाफ़ नहीं चल रहे थे। हाँ, अलबत्ता थोड़ी तब्दीली ज़रूर थी। 18th सेंचुरी येट अ चेंज हैड टेकन प्लेस इन प्रोज स्टाइल, लेकिन बहरहाल उनके प्रोज स्टाइल में एक तब्दीली आ चुकी थी। और वो तब्दीली क्या थी? 18th सेंचुरी प्रोज राइटर्स पेड अटेंशन टू द सुटेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोज स्टाइल्स, while the writers in the romantic period were concerned with subject matter and emotional expression than with appropriate style। जी, पुराने दौर के राइटर्स अपने स्टाइल पे, रिस्पेक्टेबिलिटी पे, रख रखाव पे बड़ी तवज्जो देते थे। उनके लिए उनका प्रोज स्टाइल अहम था, जबकि रोमांटिक एज के राइटर्स के लिए उनका सब्जेक्ट मैटर, उनका थीम अहम था। देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द ग्रैंड स्टाइल, लिहाजा क्लासिकल एज के ग्रैंड स्टाइल का अब जवाल शुरू हो चुका था। रोमांटिक पोइट्री इज़ नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन prose. Romantic prose is not basically based on love stories, though some of the novels do have a romantic elements। कहा गया कि उस दौर में जितनी भी प्रोज लिखी गई वो सारी लव स्टोरीज पर बेस नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों की गलत फहमी है कि अगर ये प्रोज रोमांटिक एज से मुतल्लिक है तो नाम से रिलेट करते हैं लोग इसको और ख़्याल करते हैं कि उस दौर की प्रोज में रोमांस का बड़ा अमल दखल होगा, तमाम लव स्टोरीज होंगी, शहजादों और शहजादियों की कहानियाँ होंगी, मगर ऐसा नहीं है। Romantic prose is not basically based on love stories, though some of the novels do have a romantic elements। Romantic prose refers to the prose written in romantic period, बल्कि इसका मतलब है वो प्रोज जो कि रोमांटिक एज में लिखी गई थी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोज ऑफ रोमांटिक एज आर गिवन बिलो। और अब हम रोमांटिक एज की प्रोज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करेंगे। पिछले सफ़र पर हमने रोमांटिक एज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, रोमांटिक एज की खूबियाँ, खसूसियात पढ़ी थी। अब हम रोमांटिक एज में लिखी जाने वाली प्रोज की खसूसियात पढ़ रहे हैं। तो इसमें से पहले नंबर पे है डिपार्चर फ्रॉम रीज़न, अकल जहानत से परे चले जाना। द लिटरेचर ऑफ एज ऑफ 18th पुट मोर एम्फेसिस ऑन लॉजिक, साइंस एंड रीज़न, वाइल द रोमांटिक लिटरेचर पुट मोर स्ट्रेस ऑन इमेजिनेशन। जो पिछले दौर का लिटरेचर था वो लॉजिक से मुतल्लिक था, साइंस एंड रीज़न से मुतल्लिक था, जबकि रोमांटिक लिटरेचर में स्ट्रेस था इमेजिनेशन पर, इमोशंस एंड इंट्यूशंस एंड ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत का जिक्र था, इमोशंस का, इमेजिनेशंस का, जज्बात का, फीलिंग्स का जिक्र था। दैट कैन डिफाई रीज़न, और ये चीज़ें रीज़न, अकल जहानत के ख़िलाफ़ जाती हैं, जा सकती हैं। नेचर एट द सेंटर, हाँ जी, नेचर का बड़ा अमल दखल था उस दौर की शायरी में भी, प्रोज में भी। इन द रोमांटिक प्रोज नेचर रिमेन्स एट द सेंटर। रोमांटिक प्रोज में फितरत बिल्कुल दरमियान में थी, यानी फितरत महवर था जिसके गिर्द रोमांटिक प्रोज घूमती थी। रोमांटिक एसेइस्ट एंड पोइट्स फोकस्ड ऑन कनेक्टिंग विथ नेचुरल वर्ल्ड,
यानी उस दौर के तमाम तर एसेइस्ट और पोइट्स ख़ुद को रोमांटिक वर्ल्ड से जोड़ लेने की भरपूर कोशिश में होते थे। उनकी तमाम तर तहरीर नेचर से मुतल्लिक, नेचर से बहुत करीब हुआ करती थी। इन दिस वे दे ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ख़ुद को दुनिया की मुश्किलात से दूर करने की कोशिश की। इन सर्च ऑफ पीस ऑफ माइंड इन नेचर, और वो तो फितरत के साथ रहकर पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून तलाश किया करते थे। क्योंकि रोमांटिक एज के पोइट्स और राइटर्स वो शहर की ज़िंदगी से दूर थे, वो फितरत की गोद में देहात में रहा करते थे। Transcendentalism movement was a reaction against the 18th century rationalism। 18th century में चूँकि तमाम तर पोइट्स एंड राइटर्स फितरत नहीं, अकल, जहानत और मंतक, लॉजिक, दलील की बात करते थे, जबकि इसके अगेंस्ट रोमांटिसिज्म के पोइट्स इमेजिनेशन और ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करते थे। दिस मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल बिलीफ इन द यूनिटी ऑफ वर्ल्ड एंड गॉड, और ये यूनिटी ऑफ वर्ल्ड एंड गॉड इस थीरी का मरकज़ है, सेंटर है, इसका नज़रिया है। एलिमेंट्स ऑफ मेलंकॉली, सैडनेस, अफसुर्दगी बहुत थी इस दौर की प्रोज में भी, शायरी में भी। मेलंकॉली मतलब सैडनेस, अफसुर्दगी। द वर्क्स ऑफ दिस एज आर ऑल्सो मार्क्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ मेलंकॉली। इस दौर की तमाम तर राइटिंग्स में सैडनेस है, अफसुर्दगी है। रोमांटिक पोइट्स शोड देयर इंटरेस्ट एंड इंक्लूडेड एलिमेंट्स ऑफ मेलंकॉली इन देयर वर्क। पोइट्स ने तो मेलंकॉली से मुतल्लिक अपनी पसंदीदगी का, इंटरेस्ट का इजहार किया, और फिर इस मेलंकॉली को, इस अफसुर्दगी को अपनी तहरीरों में शामिल भी किया था। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसानियत। द एसेइस्ट एंड पोइट्स ऑफ दिस एज शोड देयर इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन। उस दौर के जितने भी शायर थे, राइटर थे, वो आम शख्स की ज़िंदगी में दिलचस्पी रखते थे, आम शख्स की ज़िंदगी की दुखों, तकलीफ़ों और उसके उतार चढ़ाव पर नज़र रखते थे। यानी वो माफौकुल फितरत कहानियाँ नहीं लिखते थे, वो लोग जिनों, परियों और भूतों की कहानियाँ नहीं लिखते थे, बल्कि उनका सब्जेक्ट इस दुनिया का रहने वाला एक सादा, आम, गरीब शख्स था। द एसेस ऑफ दिस एज रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और उस दौर के एसेस में इंसानियत का, इंसानों के दुखों का, इंसानियत से मोहब्बत का हमें ज़िक्र मिलता है। तो ये थी जी कुछ एक खसूसियात रोमांटिक एज में लिखी जाने वाली प्रोज की। ओके, इसी टॉपिक को जारी रखते हुए, द रोमांटिक एसे वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स एंड स्टाइल ऑफ रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। Some romantic poets such as Coleridge, Keats, Byron and Shelley also wrote excellent prose, critical writings, letters and journals। जी इन दो लाइंस में अहम बात यह है कि अगर पूछा जाए कि रोमांटिक एज में प्रोज राइटर्स किन से मुतासिर थे, तो वो रूसो और मॉन्टेस्क्यू से मुतासिर थे। इनके अंदाज में लिखते थे, इनकी फ़िलॉसफी, इनके आइडियाज़ और इनके थीम्स को फॉलो करते थे। और कहा गया कि कॉलेज, कीट्स, बैरन और शैली, अगरचा ये अफराद अपनी पोइट्री के लिए पॉपुलर थे, लेकिन इन्होंने भी अपने ज़माने में प्रोज लिखी थी। वो क्रिटिकल राइटिंग्स थे, क्रिटिकल एसेस थे, वो लेटर्स थे, वो जर्नल्स थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने भी प्रोज राइटिंग में कंट्रीब्यूट किया था। Some of the novelists like Jane Austen were masters of prose style, और नॉवल निगार भी प्रोज स्टाइल में हिस्सादार थे, जिसमें जेन ऑस्टन का जिक्र किया गया है। जेन ऑस्टन अपने ज़माने की एक बड़ी आला नॉवल निगार थी। इसका जिक्र हम इस चैप्टर में या अगले लेक्चर में शायद पढ़ेंगे। द एसेस ऑफ चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट एंड अदर्स वर वेरी पर्सनल इन स्टाइल एंड ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। जी तो अब हम पढ़ रहे हैं कि उस दौर के राइटर्स किस तरह के एसेस लिखा करते थे, किस तरह की प्रोज लिखा करते थे। तो नाम लेकर बताया गया कि विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब ये लोग पर्सनल स्टाइल अपनाते थे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी का, ज़ाती तजुर्बात का जिक्र करते थे। उनकी राइटिंग्स, उसकी तहरीर ऑटोबायोग्राफिकल हुआ करती थी। ऑटोबायोग्राफिकल क्या है? अपनी ज़िंदगी के हालात लिखना, सवानेह उम्री लिखना।
They wrote prose for its own sake in the form of the essays and attained excellence in the art of prose writing. Many of these writers were interested in the psychology and पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हाँ, कुछ राइटर्स साइकोलॉजी और इंसानों की पर्सनैलिटी में भी अहमियत रखते थे। द एसेस वर ऑफन एक्सप्लोरेशंस ऑफ देयर ओन मेंटल स्टेट एंड इमोशनल कंडीशंस, यानी वो अपने एसेस में अपनी ही इमोशनल स्टेट और अपनी ही इमोशनल कंडीशंस का, अपनी जहनी कैफियत का, अपनी जज्बाती कैफियत का इजहार किया करते थे। इन दिस वे, इस तरह से in this way subjective tone informs many of these essays and नॉन फिक्शनल प्रोज, यानी ये जितने भी एसेस लिखे गए उनमें से ज़्यादातर सब्जेक्टिव अप्रोच रखते थे। राइटर्स अपनी ज़ात से मुतल्लिक लिखते थे, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते थे। वो ऑब्जेक्टिव होकर अपनी ज़ात को एक तरफ नहीं रखते थे, बल्कि अपनी पसंद व नापसंद, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात और अपनी ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया करते थे अपने राइटर्स में। नॉन फिक्शनल प्रोज थी उनकी। इवन व्हेन द ऑथर इज राइटिंग अ सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एसे, अब जबकि एक शख्स क्रिटिकल एसे लिख रहा होता था तो क्रिटिकल एसे लिखने के दौरान भी वो सब्जेक्टिव रहता था, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता था। लेट्स हैव अ लुक ऑन द मेजर प्रोज राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। अब हम रोमांटिक एज के प्रोज राइटर्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने उस ज़माने में बड़ा नाम कमाया। उसमें पहले नंबर पर चार्ल्स लैम्ब का जिक्र आता है। 1775 इसकी पैदाइश है और 1834 तक ये शख्स ज़िंदा रहा। अब इस शख्स का क्या कारनामा है, आइए पढ़ते हैं। The most popular essayist of this period is Charles Lamb. He is the most lovable of all essayists, and in his hand the essay reached its perfection. कहा गया कि चार्ल्स लैम्ब ना सिर्फ उस दौर में बड़ा लवेबल पर्सनैलिटी का मालिक था, बल्कि इसने ऐसे को, मजमून को अपने दौर में अपने अंदाज में परफेक्शन दी। मजमून निगारी तो इससे पहले भी थी, ये पहला शख्स नहीं था। ही वॉज नॉट द फादर ऑफ ऐसे राइटिंग, लेकिन यह है कि इसने मजमून निगारी को एक निखार दिया, इसको कंप्लीट किया। He lived a very humble, honest and most self-sacrificing life. He never married but devoted his life in taking care of his sister Mary, who was subject to mental fits. कहा गया कि इस शख्स ने बड़ी सादा सी गुर्बत भरी ज़िंदगी बसर की, शादी नहीं की सारी ज़िंदगी, क्योंकि इसकी एक बहन जहनी तौर पर माजूर थी और वो उसी की देखभाल में लगा रहता था। अ फ्रेंड ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ये शख्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.वी. कॉलरिज का दोस्त था। लैम्ब इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज एसे ऑफ एलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, को ऑथर्ड विद हिज सिस्टर मैरी। यानी इन 2-3 एसेस जिनका नाम लिया गया, इनकी बिना पर ये शख्स बड़ा पॉपुलर था। द स्टाइल ऑफ लैम्ब इज़ डिस्क्राइब्ड एज क्वेंट। क्वेंट मतलब अजब, स्ट्रेंज, ज़रा अजब सा ख्याल किया जाता था इसका राइटिंग स्टाइल। आम फहम नहीं था, ज़रा मुख्तलिफ था रूटीन से। Because it has the strangeness which we associate with something old fashioned, यानी इसका राइटिंग स्टाइल पुरानी तर्ज का था। We can easily trace in his English the imitation of the 16th and 17th century writers. He most loved Sir Thomas Browne, Fuller, Milton and Sir Isaac Walton. यानी इन राइटर्स को ये पसंद करता था। अब चूँकि मिल्टन बहुत पुराने ज़माने का बंदा था, इस शख्स चार्ल्स लैम्ब के हवाले से मिल्टन बहुत पुराने दौर का था, तो लिहाजा चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग में हमें मिल्टन का अक्स, विलियम शेक्सपियर का, उन पुराने राइटर्स के स्टाइल का अक्स दिखाई देता है। वो उन्हें पढ़ता था, उन्हीं से मुतासिर था और उन्हीं के तर्ज पर लिखा करता था। द वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 दौर हैं जिसके काम के, लिटरेरी वर्क के, सिर्फ इसको समझने की खातिर। The first period is the period of literary efforts. It includes poems on various subjects and is romance, Rosamund Gray, 1798. It also included his poetic drama John Vaudeville, 1802, and various other intimate works in prose and poetry. ठीक। His second period was largely devoted to the literary criticism and the tales from Shakespeare. The former
reproducing the tragedies and the later the comedies. It may be regarded as his first successful literary venture. In 1808, Specimens of English Drama, Poets Contemporary with Shakespeare was written. The third period included Lamb's criticism of life, which finds its reflection in his essay of Elia 1823. तो ये चंद एक तहरीरों का जिक्र किया गया चार्ल्स लैम्ब के हवाले से। उसकी तहरीरें थी जो उसे फेमस कर गई, और उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या था वो हमने पढ़ा। पुराने दौर के राइटर्स से वो मुतासिर था, उसी के अंदाज में लिखा करता था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, The style of all these essays is gentle, old-fashioned, irresistibly attractive. कहा गया कि इसका स्टाइल ओल्ड फैशन ज़रूर था लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव था। लैम्ब was especially fond of old writers and borrowed unconsciously from Brown's Religio Medical and from the early dramatist. यानी अर्ली ड्रामेटिस्ट से उसने बहुत कुछ बोरो किया, अपने स्टाइल में शामिल किया। इसके बाद विलियम हैज़लिट का नंबर आता है। विलियम हैज़लिट हैड ऑलमोस्ट नो फॉर्मल एजुकेशन बट कल्टिवेटेड एन एविड इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पेंटिंग। लिटरेचर एंड पेंटिंग में इस शख्स की बड़ी दिलचस्पी थी। कहा गया कि रिवायती अंदाज में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर इसने तालीम हासिल नहीं की थी। William is a more vigorous and less mannered essayist than Lamb. He was an independent spirit and maintained his radicalism throughout his life. Hazlitt wrote many volumes of essays. His first publication was the Philosophical and Psychological Tract, an essay on the principles of human action. ओके, इसके फर्स्ट ऐसे का जिक्र हुआ कि ये मजमून प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन इसका नाम था। 1805 में ये पब्लिश हुआ। हिज सेकंड वर्क वाज कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन 1817. हिज लेटर वर्क सच एज lectures on the English poets, lectures on English comic writers and lectures on the dramatic literature of the age of Elizabethan originated his reputation as a reading लिटरेरी क्रिटिक। तो इन एसेस का नाम पढ़ के हमें पता चलता है कि इस शख्स का अपना बड़ा मुतालिया था। ये शख्स मुतालिया का शौक़ रखता था, बड़ा नॉलेज था इसके पास, और इस नॉलेज के मुताबिक इसने एसेस लिखे, बल्कि एसेस क्या था वो बाकायदा लेक्चर्स थे। द स्टाइल ऑफ हैज़लिट हैज़ फोर्स, ब्राइटनेस एंड इंडिविजुअलिटी। हैज़लिट से मुतल्लिक़ ये बात अहम है क्योंकि जब आप किसी भी प्रोज राइटर को लिखते हैं, पेपर में इसका जिक्र आता है। सपोज़ आपके लिए सवाल है कि राइट अ नोट ऑन विलियम हैज़लिट, तो आपने उसकी मुख्तसर सी लाइफ हिस्ट्री बतानी है, उसका प्रोज स्टाइल क्या था, वो अपने प्रोज में कौन से थीम्स डिस्कस करता था, ये चीज़ें अहम हुआ करती हैं। तो द स्टाइल ऑफ हैज़लिट हैज़ फोर्स, ब्राइटनेस एंड इंडिविजुअलिटी, यानी बड़ा मुनफरिद अंदाज था इसका। इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ हिज आउटस्पोकन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी का इजहार करता है अपने एसेस में, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का इजहार करता है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज था इसका लिखने का, यानी लगी लिपटी बात नहीं कहा करता था, साफ लफ्ज़ों में मुख्तसर बात कहा करता था। एज ही हैड रेड वाइडली एंड हिज माइंड वॉज फिल्ड विद ग्रेट store of learning, his writings are full of sentences and phrases from other writers and there are also echoes of their style. जी हाँ, तो जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि चूँकि इस शख्स का अपना मुतालिया बहुत ज़्यादा था, बहुत तफसील से पढ़ रखा था इसने क्लासिकल राइटर्स को, तो उन पुराने राइटर्स के स्टाइल, उनके सेंटेंसेस, उनकी कोटेशंस मिलती हैं हमें इसकी राइटिंग में। थॉमस डी क्विंसी एक तीसरा प्रोज राइटर है इस दौर का, 1785 से 1859 तक का इसका ज़माना है। थॉमस डी क्विंसी इज़ फेमस एज द राइटर ऑफ impassioned prose. De Quincey is well known today for his classic The Confession of English Opium Eater, ये इसके एक ऐसे का नाम है। He was born into a wealthy family but soon
स्क्वेंडर्ड हिज वेल्थ, यानी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था लेकिन जल्द ही इसने अपनी दौलत लुटा दी। इनिशियली पब्लिश्ड एनोनिमसली, डी क्विंसी's वर्क बिकेम पॉपुलर इनफ टू डिमांड अ सेकेंड एक्सपेंडेड वर्जन इन 1856, यानी पहले तो इसने गुमनाम रहकर अपनी तहरीरों को पब्लिश करवाया, लेकिन वो तहरीरें लोगों ने इतनी पसंद की कि इसके सेकेंड वर्जन का मुतालबा किया जाने लगा। The speciality of his style is in describing incidents of purely personal interest in language suited to their magnitude as they appear in the eyes of the writer। हाँ जी, तो इसके स्टाइल की स्पेशलिटी क्या है कि ये पर्सनल इंटरेस्ट को बयान करता है। जिन चीज़ों में ज़ाती तौर पर इसको दिलचस्पी थी, जिन वाक़यात में, जिन ऑब्जेक्ट्स में इनको दिलचस्पी थी, उनका जिक्र करता था और लैंग्वेज भी ऐसे इस्तेमाल करता था जो कि उसके टॉपिक के शायान शान हो। बहुत आला या बहुत घटिया अंदाज इस्तेमाल नहीं करता था, जैसा टॉपिक वैसी लैंग्वेज ये इस्तेमाल किया करता था। हिज प्रोज वर्क्स आर मोर इमेजिनेटिव एंड मेलोडियस दैन मैनी पोइटिक वर्क्स। हाँ जी, यानी इसका अंदाज़ ऐसा था लिखने वाला कि इसकी राइटिंग में इमेजिनेशन का बड़ा अमल दखल था, मेलोडी, तरन्नुम, सुर था। अगरचा ये प्रोज राइटर था लेकिन शायरी की झलक मिलती थी इसके अंदाज में। द ओनली डिफेक्ट ऑफ हिज स्टाइल इज़ दैट The only defect of his style is that he digresses too much and often stops in the middle of the fine paragraph to talk about some trivial thing by way of joke। ये इसकी खामी थी, नक्स थी, क्योंकि एक राइटर कितना भी अच्छा, कितना भी आला राइटर क्यों ना हो, उसमें कोई एक खामी, कोई नक्स ज़रूर होता है। तो इस शख्स की इसकी खामी ये थी कि ये कोई बहुत आला बात कहने के दौरान, एक बड़ा दिलचस्प पैराग्राफ लिखने के दौरान रुक कर कोई और बात शुरू कर देता था, ख्वाह उसका मकसद मिज़ाह पैदा करना हो, लेकिन वो ज़्यादा अहम टॉपिक को छोड़कर कम अहमियत वाले टॉपिक की तरफ मुड़ जाता था। बट इन स्पाइट ऑफ दीज डिफेक्ट्स हिज प्रोज इज स्टिल अमंग द फ्यू सुप्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो कहा कि इसके बावजूद इसकी प्रोज इंग्लिश लैंग्वेज में स्टाइल के हवाले से बहुत आला थी। ही वॉज अ हाईली इंटेलेक्चुअल राइटर एज वेल एज हिज इंटरेस्ट वर वेरी वाइड। इंटेलेक्चुअल राइटर था, अकल जहानत रखने वाला था और उसके इंटरेस्ट बहुत वसी थे। कई एक टॉपिक्स पर उसने तबाह आजमाई की थी। ही रोट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स फॉर जर्नल्स एंड डेल्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड्स, लाइफ इन जनरल, आर्ट्स, लिटरेचर, फिलोसफी एंड रिलीजन। तो ये इस शख्स की खासियत थी, स्पेशलिटी थी कि इसने किसी एक मौजू को नहीं अपनाया, बल्कि चूँकि इसका मुतालिया बहुत वसी था तो ये अपने फ्रेंड्स से मुतल्लिक, लाइफ से मुतल्लिक, आर्ट से मुतल्लिक, लिटरेचर, फ़िलोसफी, रिलीजन, हर टॉपिक पर मजमून लिखता था, महारत से लिखता था, आम फहम सादा ज़ुबान का, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करता था। तो ये तीन बड़े अहम प्रोज राइटर्स पढ़े जिनका ताल्लुक़ रोमांटिक एज से था। नेक्स्ट है जेन ऑस्टन और मैरी शेली। इन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। काइंडली आज के इस लेक्चर को पढ़ें तवज्जो से, तफसील से, और अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम जेन ऑस्टन और मैरी शेली को डिस्कस करेंगे और इनके साथ ही साथ हम अपना अगला टॉपिक भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।